नमस्ते। मेरे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आप सबका स्वागत है। अशोक भाई, कुछ भी मामला सुलझ नहीं रहा है, हर बार और उलझता जा रहा है। वो मुझे ठीक से याद है, जब बचपन में माँ ऊन से कुछ स्वेटर निट करती थी तो कभी कभी इतना उलझ जाता था कि वो बिना उसको तोड़े वो सुलझ ही नहीं पाता। मोदी जी एक कुछ विजय उत्सव मना रहे हैं, कुछ ललकार रहे हैं, और ये अभी भी मुझे नहीं समझ में आया है कि ये विजय उत्सव जो है वो किस बात का है। हमने क्या पहलगाम के आतंकियों को जो आए थे उनको पकड़ लिया? क्या हम पीओके कब्जा कर लिए? क्या हमने पाकिस्तान को अकेले कर दिया? ये अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अच्छा, क्या युद्ध खत्म हो गया? ये किस बात का ये उत्सव मना रहे हैं? थोड़ा जरा आप भी बताइएगा तो अच्छा लगेगा। और नहीं दूसरा एक प्रश्न और कर लूं कि सबको ये बाहर काम पे लगा के खुद रैली कर रहे हैं, रोज रैली कर रहे हैं। कल फिर 2 यूपी भी आ रहे हैं, बंगाल भी जा रहे हैं, बिहार भी जा रहे हैं। मतलब बाकी सब लोग ये करो, मैं मेरा काम जो रैली करना है, चुनावी भाषण देना है, मैं वो करूंगा। मैं इस पे अशोक भाई एक जरा आपका पहली टिप्पणी। देखिए आनंद जी, आदरणीय मोदी जी ने एक शब्द कॉइन किया था कि विपक्ष आंदोलन करते हैं क्योंकि वो आंदोलन जीवी है, आंदोलन पे जी रहे हैं, उनके पास एजेंडा कुछ नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नया आदर्श सामने रखा है देश के, ये इवेंट जीवी है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही एजेंडा है, इवेंट। हर चीज में इवेंट, जन्म में इवेंट, मरण में इवेंट, हार गए तो इवेंट, जीत गए तो इवेंट, सफलता पे इवेंट, असफलता पे इवेंट, नाकामी पे इवेंट। इवेंट जरूरी। और एक अंधभक्तों की फौज है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सत्ता का भयानक उपयोग किया जा रहा है। और फिर ऑपरेशन, मतलब पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और सिंदूर के बाद एकाएक सीज फायर। अब जितने सवाल लोगों के मन में है, विपक्ष के मन में है, जो आम जनता पूछ रही है, उन सवालों से भागते हैं ये। और ये लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में पाकिस्तान को ललकार रहे हैं कि आप रोटी खाओ, नहीं तो मेरे पास तो गोली है, गोली का जवाब गोले से देंगे, आपको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपका सैन्य ऐसा करता है, आपको मैंने मुंह की दिलाई, ये मोदी है, ये मोदी है, ये माँ भारती का बेटा है। अरे भाई, ये माँ भारती का बेटा कहाँ था जब पहलगाम में 23, 24, 25 लोग मारे गए थे? तब माँ भारती का बेटा क्या भंग खा के सोया हुआ था क्या? आतंकी पहलगाम तक आ जाते हैं, माँ भारती का बेटा क्या कर रहा था? माँ भारती के बेटे ने तो सीना ठोक के कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंक खत्म हो जाएगा। लोगों ने ताली थाली सब बजाया। उसके बाद आपने कहा था कि एक बार 370 और 35 ये हो जाए, उसके बाद आतंक का नामो निशान नहीं होगा। माँ भारती का बेटा अब जवाब दे उस बात का। माँ भारती के बेटे ने कहा था कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, उसके बाद पाकिस्तान कभी सर नहीं उठाएगा। माँ भारती का बेटा जवाब दे। 2 युद्ध फुल फ्लेज लड़े हैं भारत ने पाकिस्तान के साथ। दोनों युद्ध ने पाकिस्तान ने पूरी तरह से मात खाई है। एक युद्ध में 71 के तो पाकिस्तान की यह हालत होगी कि पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके बाद कारगिल हुआ अटल जी के समय, तब भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक यदि सफल होते और पाकिस्तान सबक सीख लेते, जैसे कि आपने कहा था कि सिखा दिया है सबक, तो फिर सिंदूर की जरूरत ही नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, सीज फायर क्यों किया ये कोई बताने की स्थिति में नहीं। एक ही बात रट लगाए है कि उन्होंने हमको कहा कि सीज फायर करो और हमने कर लिया। पाकिस्तान आपके मित्र कब से हो गए भाई? पाकिस्तान आपका इस देश के विपक्ष के भी सगा हो गया। विपक्ष आपको एक ही मांग कर रहा था कि साहब ऑपरेशन सिंदूर हमारी विजय हुई है, एक सत्र बुलाइए पार्लियामेंट का, उसमें हम तीनों सैन्यों को सम्मानित करेंगे। हम पूरे विश्व के सामने बताएंगे कि जब भारत पे आक्रमण होता है तो पूरा देश एक होता है। आप विपक्ष के कहने पे एक सत्र बुलाने को तैयार नहीं हो, विपक्ष के कहने पे आप सर्वदलीय मीटिंग में जाने को तैयार नहीं हो, आप पाकिस्तान के कहने पे आपने सीज फायर कर दिया। जो बॉर्डर पे हमारे गांव तबाह हो गए,
कई सिविलियन मारे गए 30-35, उनका कौन हिसाब देगा? मेरे देश के फौज के जवान भी शहीद हो गए, क्योंकि युद्ध कोई भी जीते कोई भी हारे, आनंद जी, नुकसान दोनों तरफ से होता है। जीतने वालों का थोड़ा कम होता है, हारने वालों का बहुत ज्यादा होता है। ये कोई आईपीएल मैच नहीं है कि तेरे हमने इतने मारे तो तूने हमारे इतने मारे। सवाल है, मेरे यहाँ का एक भी तिरंगा में लपट के एक शहीद का शव आता है, पूरा देश सन्नाटे में आ जाता है। मुझे पता नहीं पाकिस्तान में क्या होता होगा और चाइना में क्या होता होगा, ना मुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता मेरे देश के प्रति है। मेरा दिल मेरे देश के फौज के साथ है। तो एक भी शहीद होता है तो दिल टूटता है। आपने सीज फायर करने के बाद उसी रात को ड्रोन कैसे घुस गए भारत में? यदि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो ड्रोन क्यों आया? पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो फिर पाकिस्तान के नेता गिदड़ धपकी क्यों दे रहे हैं हमको? क्या आप पानी रोक देंगे तो हम सांस रोक देंगे? इतनी औकात कैसी होगी उनकी? उनको जगह कहां से मिली? सीज फायर किसके कहने पे हुआ है? यदि उनके कहने पे हुआ तो कम से कम 6 महीने चुप रहे थे, 2 महीने चुप रहे थे, 1 महीना चुप रहे थे। सीज फायर होने के बाद लगातार खबरें हैं कि आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, मारे गए, आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, अरेस्ट हो गए। इसका मतलब आतंकी खत्म नहीं हुए, आतंकी तो आ ही रहे हैं। अब बीएसएफ के कल आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनके पास इंटेलिजेंट इनपुट है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आतंकी अड्डे हमने नेस्तनाबूद किए थे, वहां फिर से ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए हैं, आतंकियों का जमघट खड़ा हो गया है और आतंकी पूरा प्रयास करेंगे कि थोक के तादाद में आएंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारे कई चौकियों पे और जो हमारी निगरानी सेंटर्स थे उन पर लगातार फायरिंग की कर रहे थे, वो कवर फायर था कुछ आतंकियों को अंदर घुसाने के लिए, लेकिन भारत ने, बीएसएफ ने जवाबी फायर करके उनको जवाब दे दिया और ये घुसपैठ रोक दी। इसका मतलब पाकिस्तान को तो कोई सबक सिखा ही नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद एक समय जाता है, फिर पुलवामा, मतलब पुलवामा होता है, उसके बाद समय जाता है, पहलगाम होता है। पहलगाम के 6 महीने बाद कोई और होगा, उसके 6 महीने बाद और कोई और होगा। ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता ही रहेगा। जब गृह मंत्री हमारे खुद पार्लियामेंट में बोल चुके थे कि इसके पूर्व जितनी सरकारें थी उन्होंने पाकिस्तान को भले ही चने चबाए हो, हराया हो, लेकिन फिर पीओके क्यों नहीं लिया? क्यों सीज फायर बगैर पीओके की किया? ये सवाल अमित शाह जी ने सदन पे उठाया था। आज वो सवाल पूरे देश पूछ रहे, सीज फायर किया, पीओके क्यों नहीं कब्जे में लिया? किसके कहने पे सीज फायर हुआ? यदि पाकिस्तान के कहने पे हुआ तो ये सीज फायर की पहली खबर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है भाई देने वाला? और ये कहता है कि मैंने रात भर उनसे मुलाकात की और फिर दोनों को राजी करवाया, मैंने डरा धमका के राजी करवाया। आप क्यों कह रहे थे कि हमारी 7 तारीख से 10 तारीख तक अमेरिका से बात हो रही थी? और हम किस बात का बात मानेंगे? हम उस झूठे विदेश मंत्री की बात मानेंगे जो कैमरे के सामने कहता है कि मैंने सिंदूर के पहले पाकिस्तान को फोन करके बोल दिया था कि हम सिंदूर कर रहे हैं, बाद में कहता है कि भ्रम फैला रहे मीडिया, बाद में कहता है कि मैंने फेज 1 में बोला, अब बोलता है कि मैंने बाद में बोला, बाद में बोलेगा मैंने बोला ही नहीं। तो जो वीडियो मार्केट में घूम रहा है वो किसका है? इसकी क्लेरिफिकेशन दे। आज अमेरिका कैसे, पाकिस्तान कैसा हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो गया, कैसा आईएमएफ से वो लोन लिया उसने। आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व का एक भी देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है। आतंकी सब निर्वाचन करते हैं लेकिन पाक का साथ देते हैं। वर्ल्ड बैंक पाक को पैसा देने जा रहा है। अमेरिका टर्की को वो एयर टू एयर मिसाइल देता है जो टर्की यूज नहीं कर सकता क्योंकि F-16 पे लगते हैं। वो टर्की के पास F-16 नहीं है, वो क्या माल पाकिस्तान पे आएगा? चाइना टर्की खुल के साथ में आ गए। क्या हमारे देश ने टर्की के साथ संबंध तोड़े? चंद व्यापारियों ने घोषणा करके कि हम उनके सेब नहीं खाएंगे, चंद व्यापारी कहते कि हम वहां से मार्बल नहीं लेंगे, टूरिस्ट कंपनियां कहती कि हम वहां टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। देश क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? ये सब कुछ जनता में करना है तो फिर सरकार किस लिए है? क्या हमने टर्की के साथ डिप्लोमेटिक टाई खत्म कर दिए? टर्की के राष्ट्रपति के गले में हम भगवा पहन, वो बीजेपी का भगवा पहन के विजय जॉली उनका सम्मानित करता है। कहां गई दोस्ती? ये दोस्त अस्तिन के साथ क्यों निकले? आपको दोस्तों की पहचान कैसे नहीं हुई? एक रशिया हुआ करता था जो हमारे साथ हमेशा रहता था और वो एक कुपड़
सांसद है दुबे, निशिकांत दुबे, वो कहता है कि अमेरिका के दबाव में इंदिरा गांधी ने सीज फायर किया था। अरे बाप रे बाप, अमेरिका से लड़के ही तो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। अमेरिका ने सातवां बेड़ा भेजा तो रशिया के पनडुब्बियां भेजी। सीज फायर इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। पूरी की पूरी पाकिस्तान की फौज शरण आ गई थी, और जो शरणागति जो उन्होंने पद करी है उसके फोटोग्राफ्स है। उनके कई फौजी हमारे यहां प्रिजनर ऑफ वॉर थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये नया इतिहास, ये कोपड़े लिखना जानते हैं, पता नहीं कहां से डिग्री पाते हैं ये लोग। और इसमें सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो विपक्ष की है। आनंद जी, क्यों सोशल मीडिया पे हमको बोलना पड़ता है? जो विपक्ष का काम है हमको क्यों करना पड़ता है? नहीं, मैं अशोक भाई, मैं इस पे आप सर स्कूल, मेरे बड़े भाई भी सर स्कूल के, और मेरे घर में मेरे भाई, मेरे बहनोई, सब लोग फौज के लोग। जो निशिकांत दुबे बोल रहे हैं ना, ये सारे उन लोगों ने, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों ने सफर किया, ये उन सबके ऊपर ये गाली से कम नहीं है। मतलब अगर आप 71 आप बता रहे हैं सीज फायर किया था, वो शौर्य की ऐसी गाथा है जो आप, चूंकि उसका क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिलेगा, आप उसका 50 साल भी गोल्डन जुबली ठीक से नहीं मनाया आपने। मैं एक चीज और जरा आपसे पूछ लूं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है अशोक भाई। ये मैं सामने स्टेटमेंट मेरे खुला है, ये सरकार का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, फॉरेन, और ये जयशंकर साहब के हवाले से है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑन May 10 announced that India and Pakistan reached an understanding to stop all firing and military actions on land, air and sea and with immediate effect। इस पे ट्रंप का लेना। अंडरस्टैंडिंग अशोक भाई दुश्मनों में होती है? नहीं, मेरा कहना है what was understood, come on, let the foreign secretary come forward, let the government of India come forward, and what terms and conditions did we go for a ceasefire? हम पाकिस्तान के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है ये तो बताए तो सही। किस टर्म्स एंड कंडीशन पे हुई है ये बताए तो सही। आप यहां से बैठ के चुनावी रैलियों में उनको बोलते कि गोली मारेंगे, गोले का जवाब गोली का जवाब गोले से देंगे। वो वहां से करते हैं कि पानी रोक देंगे तो सांस रोक देंगे। यह हवाबाजी चल रही है, ये कोई नौटंकी चल रही है। शहादत हुई है देश की फौज की। मैं फिर कहता हूं, उनके 1000 मर गए होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आनंद जी। मेरे यहां 5 की भी शहादत होगी तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उस परिवार को जाके पूछिए, प्रधानमंत्री तो किसी परिवार को मिलते नहीं है जाके। पहलगाम में जो मरे हैं उनके कहीं किसी के घर पहलवान कब गए हैं प्रधानमंत्री? किसी शहीद के घर गए हैं प्रधानमंत्री जी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो क्रेडिट अपने शहादत के यहां जाएंगे प्रधानमंत्री जी, तो ये लोगों को समझ में आएगा कि इसने शहादत दी है, लड़ा वो है। या तो प्रधानमंत्री मैं मोदी है, मोदी की सरकार है, पाकिस्तान जान ले। पाकिस्तान मालूम है मोदी की सरकार क्या है, एक फोन कर देगा और मोदी जी सीज फायर कर लेंगे, ताकि उनको समय मिले फिर आतंकियों को इकट्ठा करके भारत पे हमला बोल दें। ये जो मैंने बीएसएफ की खबर बताई, ये सरकार की खबर है, मेरी नहीं, मेरा इंटेलिजेंस नहीं है ये। सोफिया कुरैशी के परिवार को कलेक्टर बोलता है कि आप जरा फूल बरसाइए प्रधानमंत्री पे। क्या हमारे फौज का राजनीतिकरण हो रहा है? पूरे विश्व में भारत की फौज ऐसी है जहां राजनीति ने अभी तक एंट्री नहीं मारी। पूरे विश्व में भारतीय फौज ऐसी है जहां धर्म और जाति को जगह नहीं। इसलिए हमारे यहां लोकतंत्र बरकरार है, नहीं तो हमारे आसपास सारे देशों में सैन्य ने कहीं ना कहीं सत्ता की बागडोर संभाली है। भारत में ये नहीं हुआ, चाहे सरकारें कितनी कमजोर हो। हमारे यहाँ ऐसी भी सरकार आई कि जो 1 महीना भी विश्वास का मत प्रस्ताव मतलब संभाल नहीं पाई। चरण सिंह जी की सरकार थी, देवगौड़ा जी की सरकार थी, गुजराल जी की सरकार थी। ये जुगाड़ू सरकारें समय नहीं दे पाई, लेकिन तब भी इंडियन आर्मी ने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन नेता यदि राजनीतिकरण करेंगे तो फिर राजनीति का कीड़ा यदि फौज को कट गया तो आने वाला भविष्य क्या होगा? इस देश के लिए कौन सी नींव रख रहे हैं आप? हमारे देश का एक बहुत बड़ा ऑफिसर ये कहता है कि हमने
वहां पे स्वर्ण मंदिर पे एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई थी, और बाद में आर्मी उसको कहते हैं कि नहीं ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई थी। तो इतना बड़ा अधिकारी झूठ क्यों बोला, किसने स्क्रिप्ट दिया था उसको? मैंने पहली बार देखा आनंद जी, मेरा भी बैकग्राउंड उसी वही का है, मेरे पूरी बैच फौज में है, रिटायर्ड हो गए वो लोग। मेरे जूनियर मेजर जनरल और एयर मार्शल के पोस्ट पे है अभी वर्तमान में, और मेरा जीवंत संपर्क है सभी से। हम अजिंक्य है, सैनिक स्कूल 17 के एल्यूमिनी हैं हम। लेकिन जी। कभी फौज के तरफ से प्रवक्ता बात करता है, एक एक अधिकारी आके नहीं ब्रीफ करता। पॉडकास्ट में अधिकारी कब से बैठने लगे भाई? मैं आपको बताता हूं आनंद जी, मेरे सीनियर मोस्ट बहुत बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, बहुत बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर, और ही फॉट द वॉर फ्रॉम द फ्रंट। उनको मैंने सीज फायर के बाद रिक्वेस्ट की थी कि कैन ही ज्वाइन मी। उन्हें कहा कि अशोक, देयर इज नो प्रॉब्लम टॉकिंग टू यू, बट माय सन इन लॉ एंड माय सन, both of them they are serving in the army and navy, and both of them they are on the front. So ethically I don't think that I have to speak to anybody in media positively, nothing I should be speaking, because my son-in-law and my son is there, so it is my moral duty not to open the mouth, though I am retired. ये एथिक्स है फौज के सर। मैं अशोक भाई, क्योंकि आपने एक बहुत सेंसिटिव बात कह दी है और मुझे उस समय से गुस्सा है, क्या करूं समझ में नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ अपशब्द कहना भी ठीक नहीं। इनको अगर कर्नल सोफिया, देखिए ये लोग इतने फूहड़ लोग हैं, इनको अगर कर्नल सोफिया के बात को भी भुनाना था चुनाव के रूप में, तो इनको उनके घर जाना चाहिए था, उनके माँ बाप से मिलना चाहिए था और दुनिया को दिखाना चाहिए था साहब हम कितने शहीदों के ऊपर फूलों की वर्षा होती है, शहीदों के ऊपर फूलों की वर्षा होती है, विजेताओं पे फूलों की वर्षा होती है। फूलों की वर्षा करवाई नहीं जाती, बोल बोल के नहीं कि तुम फूल फेंको हम पे। सत्ता के सामने सब सत्ता के सामने झुकते हैं, इसका मतलब वो आदर का झुकाव नहीं होता, वो आदर नहीं है, वो डर है। और यदि डर को ये आदर समझ रहे होंगे तो फिर आप मुगालतों में बने रहिए। फिर ये तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ देश जा रहा है। क्या सोफिया के परिवार को लगा होगा कि उनकी बेटी को, हमारी बहन को, इस देश की होनहार बेटी को एक नालायक मंत्री आतंकियों की बहन कहता है, और वो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में आज भी लाल दिए की गाड़ी में घूमता है, आज भी, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता उसके बारे में। एक उप मुख्यमंत्री कहता है कि पूरी देश की सैन्य, एक एक सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। मेरे देश का सैनिक कभी प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक नहीं होता, वो होता है तो सिर्फ तिरंगे के सामने नतमस्तक होता है। और पूरा देश, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, मेरे भारत के फौज के सामने नतमस्तक है, क्योंकि वो सुप्रीम सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर लड़ते हैं। इनके जैसे दौरे कैंसिल नहीं करते। श्रीनगर में इनपुट क्या मिला तो दौरा कैंसिल कर दिया। मैं इसी से टूरिस्टों को छोड़ दिया मरने के लिए। अशोक भाई, मैं एक इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि वो उस पर भी एक बात आपकी टिप्पणी ले लें। ये 7 डेलीगेशन गए हैं, वो 7 डेलीगेशन क्यों गए हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो भगवान जाने। क्योंकि वो डेलीगेशन केवल एम्बेसी में घूम रहे हैं। और आज मुझे अभी है कि पनामा में जो है वो बहुत बड़ा हमारे साथ आ गया है। पनामा एक देश है जिसकी मैंने ऐसी जल्दी से देखा तो 44 लाख पॉपुलेशन है। और अगर आपको याद हो, हम लोग के जमाने में जब पनामा सिगरेट चलती थी तो हिंदुस्तान में 44 लाख से ज्यादा लोग तो पनामा पीते ही रहे होंगे, मैं बिना जाने बोल रहा हूँ। मतलब 44 लाख टोटल पॉपुलेशन, पनामा सिगरेट पीने वाले हिंदुस्तान में 44 लाख से ज्यादा। मैं इनका अचीवमेंट बताता हूँ आपको। एक गुआना करके देश है, ढूंढिए आपको, ये वेस्ट इंडीज वाला है, जहाँ पे
वेस्ट इंडीज के टीम से कोई गुआना से आता है, उतना ही गुआना को लोगों को मालूम। वहां का राष्ट्रपति इनसे मिला। एक कोई मिडल ईस्ट में एक छोटा देश है, वहां का राष्ट्रपति मिला। और ये पनामा आप बता रहे हो, जी ये तीनों तीनों देश जो है भारत के हरियाणा इतने हैं, हरियाणा नहीं नहीं, राजस्थान इतनी पनामा तो उसकी पनामा लखनऊ पृष्ठभूमि। से छोटा है भाई। पनामा लखनऊ लखनऊ से से छोटा छोटा आपके। है, हाँ। हाँ, मैं तो अभी हरियाणा में बहुत ज्यादा बोल दिया। तो ये देश, इनकी अचीवमेंट है, टैक्स पेयर्स के करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चे होंगे। हर एक के साथ उन्होंने एक एएनआई का रिपोर्टर दिया होगा, और ये जाके अपने ही एम्बेसी में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पत्रकारों के जवाब उलूल सुलूल देते हैं, और विदेश यात्रा में घूम रहे हैं और राहुल गांधी पे यहाँ ट्वीट करते हैं। देखिए उनके अचीवमेंट। नहीं नहीं, गुआना की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है भाई, मैं माफ कीजिएगा। 8,26,000 है गुआना की पॉपुलेशन। आठ लाख देखिए छब्बीस हजार तो गुआना का हेड उनको मिला, ये अचीवमेंट है। बाकी अमेरिका में कौन मिला जरा पूछ लीजिए इनको, फ्रांस में कौन मिला, जर्मनी में कौन मिला, यूके में कौन मिला, जरा पूछ लीजिए इनको। ये अपनी देश की और किरकिरी करवा के आए, बची हुई भैया बंद मुट्ठी लाख की होती है, क्यों उसको खोल के खाक के बता रहे हो? क्यों भारत की बेइज्जत कर रहे हो? आपने कुछ नहीं किया। आपने विभिन्न दलों के वो नेता जो मोदी चालीसा पढ़ते हैं उनको ऑबलाइज किया, जाओ जरा, हम जरा देश का भ्रमण करेंगे, तुम जरा विदेश भ्रमण करके आओ। जिस आदमी के विचार पार्टी के विचारधारा से मेल नहीं खाते, अच्छा निशिकांत दुबे क्यों पार्टी ने भेजा? क्योंकि निशिकांत दुबे ने जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रद्रोही और देश तोड़ने वाला बताया, तो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वो निजी विचार है और हम बिल्कुल इसके विचारों से भी इत्तेफाक नहीं रखते। हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, वो संविधान की कस्टोडियन है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हर निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जो आदमी पार्टी की विचारधारा नहीं समझ पाता, जो आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं चलता, उसे किस बात का, क्या सर्वोच्च न्यायालय को गाली दी इसका उसको प्राइज मिला है कि जा विदेश घुमा? सवाल ये है भाई। नरसिंह राव हो या इंदिरा जी हो, जब अटल जी को भेजा था तो इसलिए नहीं भेजा था कि अटल जी बीजेपी में किरकिरी करवा रहे थे बीजेपी की। अटल जी को इसलिए भेजा था कि अटल जी जानते थे क्या बोलना है। सदन में अटल जी से बड़ा ताकतवर और कोई था ही नहीं जो विदेश नीति को जाने और भारत का पक्ष रखे। तो जब आपको चुनना ही है तो हीरा चुन के भेजा इंदिरा गांधी ने, हीरा चुन के भेजा नरसिंह राव ने। ये खासियत है। ये क्या गाली देते कांग्रेस सरकार को? ये हीरे चुन के भेजे इन्होंने, ये नकली पत्थर, ये तो चौकसी के हीरे निकले, चौकसी के शोरूम से जब्त किए हुए नकली हीरे। अशोक भाई, मैं जरा एक उस पे भी आपका एक टिप्पणी ले लूं। ये कांग्रेस में इन्होंने पूरी तरह से ये किया कि भाई कांग्रेस में थोड़ा आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाए। कांग्रेस ने भी, वो कांग्रेस उसको आज नहीं बोले, कांग्रेस ने भी क्यों नहीं उनका नाम आगे किया था, वो भी एक अपने में दिलचस्प बात है। लेकिन जब शशि थरूर जी वहां गए, 4 टाइम के एमपी हैं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। उनसे जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जो ट्रंप के बारे में विचार कहे, वो सबके विचार वही है। अब इनको लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ट्रम्प मालूम नहीं इनको और कितना डांटेगा। तो भागे भागे विक्रम मिश्री जी को भेजा गया है, डिप्टी एनएसए को भेजा गया है। एनएसए साहब ने इसलिए नहीं गए, जैसा कहा गया कि एनएसए साहब के नाम से वारंट है, तो कहीं जाएंगे तो कहीं बिठा ना लिए जाए, गुस्से में तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एनएसए साहब ने दूसरे दिन जब ये सब हुआ, उनका नहीं, मेरी तबीयत खराब, मुझे बुखार हो गया है। जब देश के सामने ये विपत्ति हो, आईसीयू से उठ के चले आना चाहिए आपको। नहीं नहीं, आईसीयू से उठ के चले आना चाहिए आप। नहीं, जाना कहाँ इस पर डिपेंड करता है ना। अमेरिका में तो कईयों को बुखार आता है, गौतम अडानी जी को भी बहुत बुखार आता है अमेरिका के नाम से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शशि थरूर वाला रिमार्क इनके गले की हड्डी हो गया है। अरे वो छोड़िए, शशि थरूर तो सर उधर जाके बोला। शशि थरूर चलो एक डिप्लोमेट रह चुका है, यूनाइटेड नेशन में रह चुका है। भाई हमारी कंगना राणावत ने क्या गलत बोला था? जब
भारत की किरकिरी कर रहा था ट्रम्प, तो कम से कम एक तो ऐसा सांसद बीजेपी का निकला जिसने ये कहने की हिम्मत रखी कि ट्रम्प साहब आप मोदी जी से जलो मत, मोदी जी बड़े हैं आपसे हर मामले में। यही ट्वीट किया था ना कंगना ने। तुरंत जेपी नड्डा ने कहा कि अरे क्या करते हो, तुरंत ट्वीट डिलीट करो, डिलीट करो। वो भी कंगना रनावत है, उसने वो ट्वीट डिलीट किया और दूसरा ट्वीट करके बोला कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के फोन आने के बाद मैंने वो ट्वीट डिलीट किया है। भाई क्यों डरते हैं? आपका सांसद ने तो प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया था, उनने कहा था कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तुम दूसरी बार ट्रम्प बने हो, पूरा विश्व मोदी जी को चाहता है, आपको सब लोग नफरत करते हैं। तो मोदी जी से जल रहे हो क्या, जो मोदी जी को लगातार नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हो भारत को? ये नहीं ट्वीट था कंगना का, तो वो कंगना अशोक भाई के मेरे ट्वीट को डिलीट करवा दिया डरे डरे इन्होंने। नहीं, लेकिन मेरे पास जानकारी दूसरी है, दूसरी वजह से कराया गया, क्योंकि हाँ वहां पे उसने ये नहीं, सारे ट्वीट का सार ये था कि ये अल्फा मेल के बाप है, तो ये हाँ, पता अल्फा लग मेल गया के कि बाद इनकी असलियत सबको ना पता लग जाए कि अल्फा मेल का क्या मतलब होता है और ये क्या हरकत करते हैं, इस वजह से कराया गया अशोक भाई। नहीं नहीं, वो तो सोशल मीडिया ने जोक किया, लेकिन ये अमेरिका के खिलाफ एक शब्द किसी को बोलने नहीं देंगे। अमेरिका से इतने डरे हुए हैं, इसीलिए सीज फायर क्यों किया, ये सवाल हमेशा रहेगा। और यदि पाकिस्तान के कहने पे किया तो पाकिस्तान आपका सगा कब हो गया, ये सवाल होगा। और यही सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कितनी, मतलब आपको मैंने बीएसएफ की बताई, अभी जियो जो अपना यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, अमेरिका, ये जो नेक्सस बन रहा है वो हमारे लिए बहुत घातक है। चाइना श्रीलंका से लेके बर्मा से लेके मतलब म्यांमार, भूटान, नेपाल, हर जगह अपना अड्डा बना चुका है। भारत को सभी दूर से घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चाइना के लिए बड़ा दुश्मन भारत है और भारत के लिए बड़ा दुश्मन चाइना है। उसके बाद हम उस फ्रंट पे कुछ नहीं कर पाए। हम राफेल्स का सोर्स कोड नहीं ला पाए, बताइए मुझे। सवाल है राफेल्स का डील क्यों किया आपने? तब तो ये बोला गया था कि राफेल में बहुत सारा अपग्रेडेशन होके आया है, इसलिए महंगा हो गया है। अब पता पड़ा कोई अपग्रेडेशन नहीं, वही कि वही राफेल जो यूपीए सरकार तय कर रही थी वही कर दिया आपने। राफेल का सोर्स कोड नहीं मिल रहा था, इसलिए यूपीए सरकार की तरफ से ये डिले हो गया था। तो बगैर सोर्स कोड के राफेल का डील क्यों किया? क्या ये सिर्फ अनिल अंबानी को ऑब्लाइज करने के लिए किया? क्योंकि राफेल के डील में जो ऑफसेट कंपनी थी वो एचएएल थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो भारत में अकेली कंपनी है जिसको एविएशन सेक्टर का एक्सपीरियंस है। जिस आदमी ने खिलौने का प्लेन नहीं बनाया हो, उसके साथ कैसी पार्टनरशिप डेसोडेव करती है राफेल बनाने वाली कंपनी, ये चर्चा का विषय है। उस कंपनी ने जो अपने लेबर यूनियन को जो कहा है, क्योंकि जब ऑफसेट कंपनी पार्टनर किसी को बनाना होता है तो आप थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हो, आप बेस बनाते हो अलग देशों में, तो आप जहां मैन्युफैक्चरिंग करते हो वहां के यूनियंस को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, ये रूल है वहां के। तो उन्होंने अपने लेबर यूनियन को बोला कि इट इज ऑन द सजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द अंबानी अनिल अंबानी कंपनी वाज फाइनलाइज्ड। भारत के अनिल अंबानी को क्यों आपने एचएएल को छोड़ के अनिल अंबानी की कंपनी को दिया? क्या एक्सपीरियंस था उसको? आज उस कंपनी की हालत क्या है? डेसोटेल ने तो तुरंत अपना पैसा अनिल अंबानी को ट्रांसफर कर दिया। अनिल अंबानी का कितना शेयर होल्डिंग उसमें उसने कितना डाला? ये सारे ग्रे एरिया के सवाल है जिसका जवाब नहीं। अनिल अंबानी को क्यों ऑब्लाइज किया? अनिल अंबानी ने ऐसा कौन सा आपको ऑब्लिगेशन कर दिया था कि आपने राफेल का ही ऑफसेट उसको दे दिया? जर्मनी में क्या हुआ था? ये कई चीजें जो सवाल लोग पूछते हैं साहब। आज के डेट में क्या है आनंद जी, वर्ल्ड एक विलेज हो गया है, पूरा ग्लोबल विलेज है हम। अमेरिका के व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति तू मैं करता है, वो लाइव हम देखते हैं, लाइव देखते हैं जी जी हम युद्ध लाइव देखते हैं। तो कोई खबर किसी से छुपी नहीं होती। यदि किसी को लगता है कि मुर्गे के ऊपर डाला डालने से या मुर्गे को कवर करने से सुबह होना रह जाएगी,
तो वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। सूरज अपना ठीक। काम करेगा, वो उगेगा, समय पे सूर्योदय होगा, मुर्गा बाग दे ना दे। जी तो जी सच्चाई तो सामने आती है, आज ना कल आती। आपको लगता है अपनी चद्दर ढाल दी, आपने ये कह दिया कि जो सच्चाई बोलेगा वो देशद्रोही है। ठीक है, देशद्रोही सही। यदि देश की सेवा करना, देश के सिक्योरिटी को लेके सच्ची बात सामने लगाना, यदि देश को कोई फंसा रहा हो, उसको इंगित करना, उसको रेखांकित करना, यदि देशद्रोह है तो ऐसा देशद्रोह 1000 बार होगा। क्योंकि हम सत्ता के प्रति समर्पित नहीं, हम सिर्फ देश के प्रति समर्पित। और मेरा देश जी। नरेंद्र मोदी जी नहीं है, मेरा देश 143 करोड़ देशवासी, उनसे भारत बनता है। भारत सिर्फ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, भारत तमिलियन से लेके कश्मीरियत तक है। यह है भारत। अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस चलते चलते अपने दर्शकों को एक सूचना और दे दूं कि ये अनिल अंबानी वो थे जब जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट जब मिला, उससे पहले वो दुनिया के कई जगहों पे अपना दिवालियापन और बैंकरप्सी फाइल कर चुके थे। ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए दर्शकों को बता दे रहा हूँ, किसी और दिन इस पे चर्चा होगी। आपका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू सो मच।